Hello friends, in this lecture we will cover anticholinergic drugs and their mechanism of actions. तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होती हैं। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो कोलिनर्जिक सिस्टम के अगेंस्ट काम करती हैं। तो कोलिनर्जिक सिस्टम क्या करता था, स्टिमुलेट कराता था M1 को, M2 को और M3 को। सब हमने समझा था, एक बार फिर से और समझेंगे। तो इसमें हम समझेंगे कि कोलिनर्जिक सिस्टम क्या करा रहा था, उसमें M1 M2 M3 क्या फंक्शन हो रहे थे कि M1 को जब वो स्टिमुलेट करा रहा था कोलिनर्जिक सिस्टम, तो HCl का सिक्रीशन बढ़ रहा था स्टमक में। और M2 क्या था, M2 में क्या हमने पढ़ा था कि वो हार्ट को डिप्रेस कराता है। तो हार्ट को डिप्रेस कराता है यानी हार्ट रेट कम कराता है और उसकी कंडक्शन कम कराता है। ओके। और नेक्स्ट क्या था, M3 सभी जगह प्रेजेंट होता है, जो कि ग्लैंड्स पर, आई पर, ब्रोंकस पर, ब्लैडर पर। तो इसमें क्या करा रहा था पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या कोलिनर्जिक सिस्टम, कि वो इन सब का कॉन्ट्रैक्शन करा के इनका सिक्रीशंस बढ़ा रहा था। ओके। वही एंटीकोलिनर्जिक में क्या होगा कि जो एसिटाइल कोलिन सिक्रीट हो रहा था, एसिटाइल कोलिन का सिक्रीशन कम होगा, ब्लॉक होगा, और इसके जो रिसेप्टर्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। फिर इससे क्या होगा कि स्टमक में जो HCl का सिक्रीशन बढ़ रहा होगा वो यहाँ पर घटने लगेगा, और हार्ट रेट जो डिप्रेस हो रहा था वो यहाँ पर स्टिमुलेट होने लगेगा, जैसे कि हार्ट रेट का बढ़ना, कंडक्टिविटी का बढ़ना। ओके। नेक्स्ट क्या है कि डायलेशन होगा और सिक्रीशन भी कम होगा। किसमें? अदर्स में। उसका कम्प्लीटली अपोजिट है। फिर एक बार देख लेते हैं कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स काम कैसे करती हैं। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स वर्क अगेंस्ट कोलिनर्जिक सिस्टम, अभी समझा था कैसे कम करती हैं, क्योंकि एसिटाइल कोलिन का सिक्रीशन कम कराती हैं। एसिटाइल कोलिन का सिक्रीशन कैसे कम होगा? इनहिबिशन हो जाता है एसिटाइल कोलिन का। कैसे? बाय ब्लॉकिंग मस्करेनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर्स। जो रिसेप्टर्स थे वो स्टिमुलेट करा रहे थे, अब उन्हें ब्लॉक कर दिया तो एसिटाइल कोलिन का सिक्रीशन कम होगा, और इससे क्या होगा, जो इनवॉलंटरी फंक्शंस थे वो कम होने लगेंगे। पढ़ा था कि हार्ट रेट पर क्या असर था, सिक्रीशंस कैसे होंगे, स्मूथ मसल की एक्टिविटी कैसे होगी, ये सब हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था और अभी भी थोड़ा सा हमने समझने की कोशिश की। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स भी दो क्लासेस में डिवाइड हैं, मस्करेनिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स और निकोटिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर। तो हमने पढ़ा था M1 से M5 तक। M5 तो देखते हैं कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं। हम एक एक करके सारे ही ऑर्गन पर मस्करेनिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स को देखेंगे। ओके। तो सबसे पहले जो M1 था, M1 कहाँ प्रेजेंट था? स्टमक पर। तो ये M1 क्या करा रहा था, जब ये स्टिमुलेट होता था तो वो HCl का सिक्रीशन बढ़ाता था। लेकिन अगर हम इसका एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देंगे तो M1 ब्लॉक हो जाएगा। तो M1 ब्लॉक होगा तो क्या होगा? HCl का सिक्रीशन कम होगा। तो ये जो हमें HCl का सिक्रीशन है वो हम कम कराना है, तो हम वो किस कंडीशन में कम कराएंगे? तो उस कंडीशन का नाम है पेप्टिक अल्सर डिजीज। ओके। PUD में हम इसको कम कराएंगे HCl का सिक्रीशन। और इसमें कौन सी ड्रग यूज होगी? इसका नाम है पेरेंजिपाइन और टेलेंजिपाइन। ओके। तो दीज ड्रग्स विल यूज इन दी M1 ब्लॉकर। सॉरी। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके मन में आया हुआ कि हमने एट्रोपिन भी पढ़ा था, एट्रोपिन। तो क्या हम एट्रोपिन भी दे सकते हैं? क्योंकि एट्रोपिन इज ऑल्सो मस्करेनिक रिसेप्टर ब्लॉकर। तो क्या हम इसमें दे सकते हैं? तो आंसर विल बी नो, क्योंकि जो एट्रोपिन है वो क्या है? वो नॉन सिलेक्टिव मस्करेनिक ब्लॉकर है। तो जब नॉन सिलेक्टिव है तो वो M1 को भी ब्लॉक करेगा, M2 को भी करेगा और M3 को भी करेगा। और हमें क्या ब्लॉक कराना है? केवल M1 को ब्लॉक कराना है। अगर जब वो M3 को ब्लॉक कर देगा तो क्या होगा? गैस्ट्रिक मोटेलिटी कम हो जाएगी। तो गैस्ट्रिक मोटेलिटी कम होगी तो फिर इससे क्या होगा कि जो एसिड होगा वो वहीं पर बना रहेगा और वो वहाँ से हटेगा नहीं। ओके। तो इसीलिए वी डू नॉट प्रिस्क्राइब एट्रोपिन इन PUD। ओके। नेक्स्ट इज हार्ट। तो हार्ट में हमने पढ़ा था मस्करेनिक रिसेप्टर का क्या काम होता है कि वो हार्ट में उसका रेट को और कंडक्शन को वो कम कराता है। लेकिन हमें जब M2 ब्लॉकर देते हैं तो क्या होगा? तो फिर इसका अपोजिट काम होगा। तो क्या होगा कि इसमें हार्ट रेट बढ़ने लगेगी और कंडक्शन भी बढ़ने लगेगा।
और हमें ये दोनों ही किस केस में चाहिए, तो हार्ट रेट से तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई किसी को ब्रेडिकार्डिया होगा तो आप उसे दे दोगे ब्रेडिकार्डिया के केस में। और वही कंडक्शन की बात होगी तो आप कहेंगे कि जो कंडक्शन है वो कहाँ कम हो रहा हो, कंडक्शन एट्रियम से वेंट्रिकल में कम कंडक्शन होगा, तो आप ये जो ड्रग कौन सी ड्रग हम देंगे इसमें, एट्रोपिन। यहाँ पर लिखा भी है यूजेस ब्रेडिकार्डिया में और ए बी ब्लॉक हमने ये यहाँ पर पढ़ा। ओके, एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है इसका, एडवर्स इफेक्ट विल बी टैकीकार्डिया, हार्ट रेट का ज़्यादा बढ़ जाना, रिदम बिगड़ जाना, एरिथमिया हो जाना। ओके, नेक्स्ट इज M3। तो M3 हमने कहाँ पढ़ा था, ब्रोंकस में। तो M3 क्या करा रहा था बेटा, सभी को पता है कि ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा था, लेकिन अब हमें M3 को ब्लॉक करना है। तो M3 को ब्लॉक करेंगे तो क्या होगा कि ब्रोंको डायलेशन होगा। तो ब्रोंको डायलेशन हमें किस केस में चाहिए होगा, ब्रोंकियल अस्थमा में और COPD के केस में। तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी रहेंगी, इप्राट्रोपियम। तो इप्राट्रोपियम से हमें एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि ये जो आई है, आई से ही हमें पता चल जाएगा कि इसका रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। तो आई स्टैंड्स फॉर इनहेलेशनल, तो इप्राट्रोपियम विल बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू दी इनहेलेशनल रूट, और उसमें भी क्या, नेबुलाइजर के थ्रू। तो इसमें जो साइड इफेक्ट्स हैं, एडवर्स इफेक्ट हैं, वो क्या होंगे, एडवर्स इफेक्ट उसका नाम है पैराडॉक्सिकल ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन। पैराडॉक्सिकल क्या होता है कि जो आपको चाहिए उसका कंप्लीटली अपोजिट आपको मिले। तो आप क्या चाह रहे थे इसमें कि आपको BD मिले, लेकिन BD की जगह आपको BC मिल गया। BC मतलब वेरी क्यूट वाला जो चैट में लिखते हैं हम। ओके, तो जो इसमें जब BC होगा यानी ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन पैराडॉक्सिकल होगा, तो क्या किस कारण से हो सकता है, तो होगा वो नेबुलाइजर में इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं। कौन कौन सी, EDTA और बेंजलकोनियम, ये इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं। या जो सलाइन बना था वो हाइपरटोनिक सलाइन बन गया। ओके, और क्या हो सकता है इसमें, एक हो सकता है प्री साइनेप्टिक M2 ब्लॉकेड भी हो सकता है। तो जब प्री साइनेप्टिक M2 ब्लॉकेड होगा तो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा एसिटाइलकोलिन का सिक्रीशन, और वो इन्हेंस कर देगा साइनेप्टिक ट्रांसमिशन को। ओके, तो दिस विल बी एडवर्स इफेक्ट इन द ब्रोंकस ऑफ द इप्राट्रोपियम। नेक्स्ट इज आई। तो आई में हमने पढ़ा था पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करा रहा था कि एक मिनट, हाँ, तो M3 क्या करा रहा था बेटा, उसमें हमने पढ़ा था कि जो आई है उसमें प्यूपिल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, प्यूपिल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। लेकिन अब हमें M3 को ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा, प्यूपिल का डायलेशन। तो प्यूपिल का डायलेशन हो जाएगा, और प्यूपिल के डायलेशन को, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मीड्रियासिस। ओके, तो ये हम किस केस में चाहेंगे कि प्यूपिल का डायलेशन हो, तो वो हम चाहेंगे फंडोस्कोपी या रिफ्रैक्शन टेस्टिंग में या आइरिडियो साइक्लाइटिस में। तो इन 3 कंडीशन में वी वांट टू डायलेशन ऑफ प्यूशन है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है कि हम इसको, जो ड्रग्स हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, वो हम एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। ओके, तो उसमें पहले से ही मीडियासिस है और हम फिर से मीडियासिस कर देंगे तो वो नहीं चाहेंगे हम। ओके, और हमने पढ़ा है कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ है, फंडोस्कोपी यानी एग्जामिनेशन ऑफ रेटिना। और ये इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, उसका नाम है ऑप्थेलोस्कोप। ओके, और रिफ्रैक्शन टेस्टिंग के लिए, और इरिडियो साइक्लाइटिस। तो इरिडियो साइक्लाइटिस क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ आइरिस एंड ciliary body. Okay. Next we are going to move on M3 on glands. तो ग्लैंड्स में क्या हमने पढ़ा था कि जो M3 होता है, जब वो स्टिमुलेट होता है तो ग्लैंड्स का वो सिक्रीशंस बढ़ाते हैं, सिक्रीशंस। लेकिन हमें क्या चाहिए कि हमें सिक्रीशंस अब कम कराना है। तो हमें कब कम कराना होगा, तो वो हम कहेंगे कि हम प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में। तो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन क्या होती हैं कि जब कभी कोई सर्जरी होती है तो विसरल ऑर्गन्स को जब वो खींचना होता है और वहाँ से निकालना होता है, तब वो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के लिए हम एट्रोपिन और ग्लाइकोपाइरोलेट देते हैं। कि क्या होता है कि जब विसरल ऑर्गन को जब निकाला जाता है, जैसे आई की सर्जरी है या नेक की सर्जरी होती है, तो उसमें क्या होता है कि ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर
वेगस जो क्रेनियल नर्व है उसकी सप्लाई होती है। तो इसको ट्रीट करने के लिए, ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट करने के लिए, या हम बोल सकते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट ब्रेडिकार्डिया और टू ट्रीट द ब्रेडिकार्डिया, हम एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के तौर पर हम एट्रोपिन और ग्लाइकोपाइरोलेट देते हैं। तो इसमें भी देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एट्रोपिन एंड ग्लाइकोपाइरोलेट, कि जो एट्रोपिन होता है वो जो है ब्लड ब्रेन बैरियर में एंटर कर जाता है, वेयर एज ग्लाइकोपाइरोलेट कैन नॉट एंटर इन द ब्लड ब्रेन बैरियर। ओके, वो एंटर नहीं, मतलब वो क्रॉस नहीं कर सकता ग्लाइकोपाइरोलेट। और नेक्स्ट इज यूरिनरी ब्लैडर। तो M3 यूरिनरी ब्लैडर पर भी होता है। हमने पिछली वाली क्लास में देखा था कि यूरिनरी ब्लैडर पर M3 का क्या काम था, कि वो उसको कॉन्ट्रैक्शन करा रहा था, और कॉन्ट्रैक्शन कराने के बाद उसका यूरिनरी का सिक्रीशंस करा रहा था, बढ़ा रहा था। और अगर हम M3 को ब्लॉक कर देंगे तो इसका ये अपोजिट हो जाएगा। क्या होगा कि जो यूरिनरी ब्लैडर है उसका डायलेशन हो जाएगा और यूरिनरी रिटेंशन होने लगेगा। यूरिनरी रिटेंशन, कि अब यूरिन वहाँ पर ज़्यादा देर तक ठहरेगा। ओके, यही होता है यूरिनरी रिटेंशन। तो इसका यूज क्यों हम करते हैं, क्योंकि जो ब्लैडर है वो ओवर एक्टिव हो जाए, वो ज़्यादा ही काम करने लगे। ओके, जब वो ज़्यादा काम करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो यूरिनरी को भी आउटफ्लो बढ़ाएगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को हम डेट्रूसर इनस्टेबिलिटी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि डेट्रूसर मसल इज प्रेजेंट इन ब्लेडर, तो इसीलिए डेट्रूसर इनस्टेबिलिटी होती है इसमें। और इसके लिए ड्रग्स कौन सी होंगी, सॉफ्ट में भी T2, तो एस से सोलिफिनेसिन, ऑक्सीब्यूटाइनिन और फ्लेवोक्सेट और टॉल्टिरोडिन और ट्रोस्पीमियम और डेरीफेनेसिन। ओके, तो दीज ऑल दीज ड्रग्स प्रिस्क्राइब इन दी यूरिनरी रिटेंशन के लिए देते हैं जब डेट्रूसर की इनकॉन्टिनेंस हो जाता है। ओके, तो इसमें भी एक और ध्यान रखने वाली बात है कि जो सोलेफिनेसिन है, ये सोलेफिनेसिन एंड डेरीफेनेसिन, ये दोनों ही जो ड्रग्स हैं वो एक बोल सकते हैं हम इसको वेसिको सिलेक्टिव M3 ब्लॉकर हैं। तो हम जो प्रिस्क्राइब करते हैं ड्रग ऑफ चॉइस इन यूरिनरी ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस, तो मोस्टली यही दोनों ड्रग्स का प्रिस्क्रिप्शन होता है। ओके, तो आज हमने इसमें जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स थी उसको हमने कंप्लीट किया, और हम नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे एड्रीनर्जिक सिस्टम। ओके, थैंक यू सो मच।